सो वेलकम एवरीवन। तो आज क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस चैप्टर में स्टार्टिंग के जो पेज होता है जहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में बताया जाता है, वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे नोट कर लिया है चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी वो कौन थे? प्रोफेसर पी महेश्वरी थे। पी महेश्वरी कौन थे? फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद मैंने 2-3 पॉइंट लिख दिए यहाँ पे। मॉडिफिकेशन लिखा हुआ है कि फ्लावर जो होता है वो शूट का मॉडिफिकेशन है, थैलेमस जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और कैलेक्स जो है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। ये भी आगे जाके आपको इस चैप्टर में पता चलेगा इसके बारे में अच्छे से। तो इस चैप्टर में पहले बताया गया है फ्लावर्स। आप जानते हैं कि फ्लावर जो है वो ह्यूमंस के लिए बहुत ही हर चीज़ में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आप मंदिर जाते हैं, फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। किसी की डेथ हो जाती है, उसमें फ्लावर्स का इस्तेमाल होता है। किसी रिलीजियस पर्पस में, सोशल पर्पस में, ऑर्नामेंटल पर्पस में हम लोग फ्लावर का डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट जो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा है, बाइनोमियल और पेरेनियल प्लांट। मोनोनियल और पेरेनियल होता है। पेरेनियल प्लांट होता है जिसमें प्लांट विच लिव मोर देन 2 years, उसको हम लोग पेरेनियल प्लांट्स बोलते हैं। मोनोनियल्स जो 1 साल रहते हैं उनको हम लोग, कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये प्लांट जैसे कि बैम्बू और सेंचुरी ट्री जो है ये पेरेनियल है, पर ये जो है तो पेरेनियल मतलब ये 2 साल से ज़्यादा रहते हैं। जैसे बैम्बू जो उसकी लाइफ होती है 50 years, तो ये होते हैं 2 साल के ऊपर है। पर ये किस में आते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट में आते हैं। मतलब ये अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं। और पेरेनियल जो होते हैं वो अपनी लाइफ में कई बार, 2 बार 3 बार फ्लावरिंग करते हैं। ये बहुत ज़्यादा NCERT में नहीं दिया हुआ है, ये NCERT के बाहर का नॉलेज था। अगर आपको ठीक लगे तो आप अपनी बुक में नोट कर लीजिए, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी ये। उसके बाद ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर का डायग्राम है। इसमें दिखा रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो ये वाली लाइन आ रही है, ये सीधी, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका जो है ये स्टाइल है। ये वाली लाइन, स्टाइल के ऊपर क्या होता है? स्टिग्मा। ये किसका पार्ट है? ये फीमेल वालों का पार्ट है। मेल का पार्ट ये दिख रहा है, ये इतने सारे जो निकले हुए हैं ये फीमेल का। ये वाला जो गया हुआ है ये देखिए, इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये देखिए बायोलोब स्ट्रक्चर लग रहा होगा आपको, ये बायोलोब स्ट्रक्चर क्या है? ये एंथर है। ठीक है, देखिए ये एंथर है। ये जो बड़ा सा फ्लावर का ये जो आप लोग देख देंगे, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने में यही अट्रैक्ट करता है लोगों को, ये क्या होता है? पेटल्स होते हैं। ठीक है, ये जो नीचे गिरे हुए ग्रीन कलर के सेपल्स हैं और बीच में ओवरी होता है। ये आप देखेंगे तो ये आपको कुछ चाइना रोज मतलब गुड़हल जैसा दिखेगा। सॉरी, गुड़हल नहीं कहेंगे इसको, हिबिस्कस का प्लांट दिखाया गया है। पर ये जो है एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का जो है आपको लॉन्गिट्यूडनल डाइसेक्शन दिखाया गया है। इसके बाद बोलते हैं कि जो बायोलॉजिस्ट बोलते हैं क्या है कि फ्लावर्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बायोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकल और बायोलॉजिकली दोनों तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो साइट है किसके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्लावर के। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में इससे ज़्यादा और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ से कुछ था तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। और देखिए डायग्राम है, इसमें आपको एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का जो लेबल होना चाहिए वो पता होना चाहिए। ये क्लास 10th में भी आपने देखा है। उसके बाद आता है जो इवेंट्स हैं फ्लावर्स के, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या चीज़ है? प्री फर्टिलाइजेशन में बताता हूँ आपको क्या है। मच बिफोर द फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, फ्लावर दिखने से पहले फ्लावर होगा ये प्लांट के अंदर डिसीजन हो जाता है। क्या? फ्लावर होने से पहले मतलब फ्लावर का बड आने से पहले फ्लावर होगा ये प्लांट डिसीजन ले चुका होता है। मतलब उसके अंदर हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुके होते हैं।
ठीक है। एक फ्लावर पेरिमोडियम बनने में जो डिफरेंशिएशन और फर्दर डेवलपमेंट है वो बहुत पहले से शुरू हो चुका होता है, एक्चुअल फ्लावरिंग से बहुत पहले। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? वो होता है फॉर्म बाय द बर्ड्स, फ्लोरल बर्ड्स। फ्लावर्स में जो फ्लोरल बर्ड्स होती हैं उन सबको क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। जो दिखने में फ्लावर को अट्रैक्टिव बुलाता है उसी को हम लोग इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। फ्लावर के अंदर दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। फीमेल को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, और मेल वाले पार्ट को बोलते हैं एंड्रोशियम, और फीमेल वाले पार्ट को बोलते हैं गाइनोशियम। अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट होता है और डेवलप होता है एक मेच्योर पार्ट में। या तो मेल का पार्ट बनेगा तो फीमेल का प्लांट का पार्ट बनेगा। अगर हम लोग एंडोशियम को जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं, और गाइनोशियम को क्या कह सकते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर्स का। इसके बाद हम लोग अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो था उसके बारे में डीप में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अ टिपिकल स्टेम लॉन्गिट्यूडनल होता है। एक टिपिकल स्टेम क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये जो पूरा पार्ट है ये, जिसके अंदर हम लोग एंथर और फिलामेंट दोनों को ही क्या करेंगे? ऐड करके बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्टेमन। ये एक टिपिकल स्टेमन लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर स्टॉक कहेंगे इसको। इसमें फिलामेंट होता है, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये वाला जो लॉन्ग पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। याद रखिएगा, लंबा पार्ट क्या? फिलामेंट। और इसके टर्मिनल पे एक बाइलोब स्ट्रक्चर है। कैसा है? बाइलोब स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? एंथर। प्रॉक्सिमल एंड टू द फिलामेंट मतलब ये वाला पार्ट इज अटैच्ड टू थैलेमस ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर। थैलेमस और द पेटल मतलब ये जो फिलामेंट है ये कहाँ जाके जुड़ेगा? या तो ये पेटल में जाके जुड़ेगा या तो फ्लावर के थैलेमस में जाके जुड़ेगा, ठीक है। द नंबर ऑन द लेंथ ऑफ द स्टेम आर वेरिएबल इन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। डिफरेंट फ्लावर, वेरिएबल फ्लावर्स, डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर डिफरेंट स्पीशीज के इसका नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। अगर आप एक कलेक्ट करते हैं 10 फ्लावर्स तो आपको उसमें 10 डिफरेंट स्पीशीज के अगर फ्लावर इकट्ठा करते हैं तो उसमें 10 डिफरेंट पैटर्न में ये मिलेंगे, ओके। और अगर आप इसको इनके साइज सब चीज़ देखेंगे, इनका साइज, कलर वलर सब चीज़ डिफरेंट होगा। हर 10 वैरायटी में 10 डिफरेंट आपको चीज़ें दिखने को मिलेंगी। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के एंथर को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाएगा तो एक तो पहले क्या है? बाइलोब स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या है? एक थीका, एक ये थीका और एक ये थीका है, ठीक है। बाइलोब है ना, तो एक लोब के अंदर क्या है? 2 थीके हैं। ये देखिए, ये एक बाइलोब है, इसके अंदर क्या है? 2 थीके हैं। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? डाइथिकस। तो जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म है वो क्या है? पहले बाइलोब्ड है और क्या है? डाइथिकस है। ऑफ्टन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द 2 थीका। ये देखिए, एक लंबी सी लाइन जाती है जो 2 थीका को अलग अलग कर देती है। देखिए ये वाली, ये 2 थीके हैं, इनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। अ बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। जब आप इसको ऐसा काट देंगे बीच में से, इसको क्या कहते हैं? इसको ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं। जब एक फ्लावर लिया, उसका फ्लावर को ऐसे काट दिया, मतलब ये वाले को हमने ये काटा है, ये काट दिया। ये काटने से इसके क्या हुआ? हम आराम से देख सकते हैं इसका डाइथिकस को, ठीक है। तो एक एंजियोस्पर्म में टोटल कितने साइड्स हो गए? 1 2 3 4, मतलब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। कैसा है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। और कह सकते हैं इसके अंदर कि 5 माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये एक स्पोरेंजिया है, ये एक स्पोरेंजिया है, ये एक स्पोरेंजिया है, ये एक स्पोरेंजिया है। तो टोटल कितने हो गए? 4 स्पोरेंजिया हो गए, मतलब 4 स्पोरेंजिया। और दोनों सारे कॉर्नर पे देखो, ये एक कॉर्नर पे, ये एक कॉर्नर पे, ये एक कॉर्नर पे, ये एक कॉर्नर पे, ठीक है। तो चारों स्पोरेंजिया जो है 4 कॉर्नर पे है। और एक लोब पे क्या कहेंगे? एक लोब पे, ये एक लोब है, एक लोब पे कितने? 2 है। टोटल कितने लोब है? 2 लोब है। एक लोब पे 2 है, तो टोटल कितने हो गए? 4, मतलब ये वेरीफाइड, सही है। मैक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फादर एंड बिकेम पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो आगे बढ़ के डेवलप होके क्या बनाएगा? ये जो बताया मैंने आपको, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये वाला ये आगे जाके डेवलप हो जाएगा और क्या बना देगा? पोलन सैक बना देगा। ये डेवलप्ड का नाम लिखा हुआ है। पहले ये क्या था? पहले ये माइक्रोस्पोरेंजिया था,
ठीक है, मैंने बोला था ना 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो एक पोलन, तो टोटल कितने पोलन सैक बन जाएंगे? 4 पोलन सैक बन जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है टोटल। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब इस वाले का स्ट्रक्चर देखते हैं। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। देखिए ये क्या है, सर्कुलर है ना, जब इसको आप काट देंगे तो ये सर्कुलर दिखाएंगे, 1 2 3 4 सर्कुलर लोब्स दिखाई देंगे, ठीक है। सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, 4 वॉल लेयर होती है। जो ये आपके देख रहे हैं, आप इसको जो देख रहे हैं ये वाले पार्ट को, ये टोटल 4 लेयर से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। वो 4 लेयर क्या है, सबसे आउटर होती है वो है एपिडर्मिस, उसके बाद होती है एंडोथीसियम, उसके बाद कौन सी होती है, मिडिल लेयर, उसके बाद कौन सी होती है, टैपेटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद जो है, जो आउटर 3 वॉल है, जो 3 वॉल थे मतलब कौन से, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का है, पहला काम। और दूसरा क्या है, डेहिसेंस ऑफ एंथर कराते हैं टू रिलीज पोलन। डेहिसेंस मतलब होता है बर्स्ट कराना, एंथर को बर्स्ट कराते हैं कि उसमें से पोलन ग्रेन बाहर निकल जाए। तो जो आउटर 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर, इनका फंक्शन क्या है, इन तीनों का फंक्शन है क्या, प्रोटेक्शन का, दूसरा डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन। तो 2 फंक्शन मैंने आपको बता दिए इसके, किसके, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। अब बचा कौन सा, टैपेटम। तो इनर मोस्ट वॉल कौन सी होती है, वो टैपेटम होती है। इसका काम क्या होता है, नरिशमेंट का काम होता है, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। टैपेटम का मेन फंक्शन क्या है कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब देखो पोलन ग्रेन क्या है, वो एक तरीके से क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, मतलब मेल का ही तो पार्ट है जिससे यहाँ से ट्रांसफर होकर जाएगा फीमेल में, तभी तो ये जाके आगे डेवलपमेंट होगा। तो अब इस मेल पार्ट का, जो यहाँ पे मेल पार्ट है, इसमें क्या करना है, तो ये मेल पार्ट को नरिशमेंट चाहिए, मतलब न्यूट्रिशन चाहिए। अब कौन इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ये कौन है, टैपेटम। टैपेटम का काम है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। टैपेटम के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा टैपेटम के ऊपर, कि टैपेटम का काम क्या है। टैपेटम का काम है कि डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। दूसरा, टैपेटम के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है। तो एक क्वेश्चन उठता है, क्या टैपेटम के अंदर क्या वो बाइल न्यूक्लिएट हो सकते हैं? तो टैपेटम क्या हुआ, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, ठीक है। बाई न्यूक्लिएटेड भी हो सकता होगा, पर यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड है। व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है, मतलब अभी भी जवान एंथर कहें तो जवान एंथर जब होता है तो उसमें कॉम्पैक्टली अरेंज होमोलोगस सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स। ये सेंटर में ऑक्यूपाई करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के। माइक्रोस्पोरेंजियम ये है, इसके बीच में भरे होते हैं क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का बनना। एज द एंथर डेवलप्स, द सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। एक माइक्रोस्पोर जो है, स्पोरेंजियम सेल जो है, स्पोरोजिनस सेल जो है, वो मायोटिक डिवीजन से डेवलप होता है और क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब 4, देखो ये यहाँ पे मैंने दिखाया था 4 है, 1 2 3 4, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इसकी प्लॉइडी क्या होगी इन टेट्राड की, तो आप बताइए इसकी प्लॉइडी क्या होगी। इसकी प्लॉइडी होगी N, क्योंकि ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, और ये किससे बना है, मियोटिक डिवीजन। मतलब मियोटिक डिवीजन का मतलब बताइए आप लोग। तो यहाँ पे ये चीज़ कर लीजिएगा। अब ये जो है यहाँ पे आपको ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस समझ में आ गया होगा कि माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, जो बनता कैसे है, मियोटिक डिवीजन से, ठीक है, माइटोटिक से नहीं, मियोटिक डिवीजन से, ठीक है। फंक्शन ऑफ टैपेटम के यहाँ पे कुछ मैंने लाइन लिख दिए हैं। पहला है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, MMC, मेगा मदर सेल से PMC, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू MMC और या PMC को, जिसको भी कहना चाहते हैं आप। इसके बाद सिक्रीशन ऑफ एंजाइम कराता है, फॉर्मेशन ऑफ यूब्लिश बॉडीज एंड सिक्रीशन ऑफ पोलिनिन।
पोलेनिन का सिक्रेशन भी कौन कराता है? टैपिटम कराता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी का वो है। कैलोस बैंड प्रेजेंट होता है एंडोथीशियम में, भी एनसीईआरटी के बाहर का ही पॉइंट है। जो यहाँ देखिए मैंने टिपिकल एंजियोस्पर्म का बताया था, तो उसके अंदर एंथर जो था वो क्या था? डाइथिकस था, ठीक है, और टेट्रास्पोरेंजिएट था। पर मार्वेसी फैमिली ऐसी फैमिली है जिसके अंदर जो एंथर है वो मोनोथिकस है और बाइस्पोरेंजिएट है। ये भी आउटसाइड एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब क्या एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, तो इन सब की जरूरत नहीं है। स्टेम को जो है हम लोग, ये स्टेम जो है ये पूरा पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल किसको बोलते हैं? स्टेम को बोलते हैं। एक माइटोटिक और 2 मियोटिक डिवीजन लगते हैं। डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट फ्रॉम द पीएमसी, ठीक है। पीएमसी से मेल गैमेट बनने में टोटल 1 माइटोटिक और 2 मियोटिक डिवीजन लगते हैं। इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए, फिगर बेस्ड क्वेश्चन में ये आने के पॉसिबिलिटीज रहती हैं, तो इसको आपको समझना होगा कि कौन सी सबसे बाहर, मैंने सबसे अंदर कौन सी बताई थी? सबसे अंदर कौन सी होती है? टैपिटम होती है। उसके बाहर कौन सी होती है? मिडिल लेयर। उसके बाहर कौन सी होती है? एंडोथीशियम। उसके बाहर कौन सी होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। और टैपिटम के अंदर क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये जो है कनेक्टिव है। एंडोथीशियम यहाँ पे और क्लियर समझ में आ जाएगा। एपिडर्मिस आउटर लेयर, उसके बाद कौन सी होती है? एंडोडर्मिस। उसके बाद कौन सी होती है? मिडिल लेयर। सबसे अंदर कौन सी होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब ये तो इसके अंदर होती है टैपिटम। और इस टैपिटम के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब एमएमसी। मेगास्पोर नहीं, माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर मैंने गलती से बोल दिया था, मेगास्पोर होता है फीमेल्स में, माइक्रोस्पोर होता है मेल्स में। हरदम आदमियों को छोटा माना गया है, हरदम ऐसे याद रखना, इसका ट्रिक है, हरदम आदमियों को छोटा माना गया है। इसीलिए हर चीज़ में माइक्रो जब होगा तब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मेल की बात कर रहे हैं। और मेगा जब होगा तो हम किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल की बात कर रहे हैं। आपके घर में किसकी चलती है? मम्मी की चलती है, पापा की चलती है? तो भाई जिसकी भी चलती हो याद कर लो कि मम्मी की चलती है। मम्मी क्या है? मेगा है, इसीलिए हम लोग लेडीज़ को मेगा बोलेंगे, मतलब फीमेल पार्ट वाले जितना आएंगे उन सबको मेगा बोलेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये माइक्रो, ये ऊपर से दिखाया गया एक एंजियोस्पर्म के, और एंजियोस्पर्म बोला एंथर के ऊपर का दिखाया गया। देखो ये 4 जो है ये स्पोरेंजिएट है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है ना, ये टेट्रास्पोरेंजिएट है। और ये जो भरे हुए हैं इसके अंदर, ये क्या है? ये पोलन ग्रेन है। ये देखो डेहिसेंस हो गया, डेहिसेंस मतलब टूट गया यहाँ से तो निकल गया पोलन। ये कौन कराता है डेहिसेंस? सबसे आउटर से लेके इनर तक में पोलन। जैसे कि हर सेल के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है, उसके अंदर पावर होती है, कैपेबल होता है। ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी पोलन मदर सेल इज नोन एज, ये किससे बनता है? मियोसिस से बनता है, और उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल, थ्रू विच प्रोसेस? मियोसिस। क्या? मियोसिस। ये याद रखना है क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा ट्रिक किया है। जिस तरह से निमोनिक टाइप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। मियोसिस होता है माइक्रोस्पोर जेनेसिस में। माइक्रोस्पोर as they are already arranged in cluster of cells, ठीक है, 4 cluster of cells में आपको पता है ये होते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये क्या बनाते हैं? 4 जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। एज द एंथर मिच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे ही एंथर जो है वो मिच्योर हो जाएगा और डिहाइड्रेट मतलब पानी की कमी होगी, द माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर है वो क्या करेगा? डिसोसिएट हो जाएगा फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप पोलन ग्रेन। जो माइक्रोस्पोर था वो अलग हो जाएगा और पोलन ग्रेन में तब्दील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा पोलन ग्रेन में। एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पोलन माइक्रोस्पोर होते हैं, और या तो हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर को आप क्या कह सकते हैं, जब वो मैच्योर हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? पोलन ग्रेन, ठीक है। और ये रिलीज हो जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेहिसेंस ऑफ एंथर। पोलन ग्रेन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो रिप्रेजेंट होता है मेल गैमेटोफाइट से। अगर आपने टच किया हो किसी एंथर को, जैसे कि हिबिस्कस को, तो आप देखेंगे आपके हाथ के ऊपर
उसके एंथर को अगर टच करते हैं आप, तो आपके हाथ पे येलो पाउडरी सब्सटेंस आ जाता है। अगर आप इसको पानी के ऊपर ऐसे टच कर दें तो ये पानी में गिर जाएंगे। आप देख सकते हैं पानी में जो येलो 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 जो है लाइट लाइट तैर रहा है। ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये क्या था? ये थे क्या? पोलन ग्रेन। गुड, ये पोलन ग्रेन थे। ये पोलन ग्रेन के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे गए हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज, डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट बहुत अलग अलग तरीके के पोलन ग्रेन हो सकते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन जो बेसिकली जनरल स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है, मतलब स्फेरिकल होता है वो। और जनरल इसका जो साइज़ होता है, मेजरिंग करते हैं इसको हम लोग 25 to 50 नैनोमीटर्स में आता है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी माइक्रोमीटर्स दे रखा है। 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये थोड़ा सा वैल्यू जो है याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिमाग में रखिए कि पोलन ग्रेन का एनसीईआरटी में जो साइज़ दे रखा है वो है 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। ठीक है, इसके अंदर जो एक यहाँ देखिए, ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं ये किसका है? पोलन ग्रेन का। यहाँ पे देख रहे हैं आप दो लेयर है, एक आउटर एक इनर। तो जो आउटर लेयर होती है हार्ड होती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्साइन। इस पे क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन हुआ होता है। किसका डिपोजिशन हुआ होता है? स्पोरोपोलेनिन का। तो आप एक काम कीजिए, आप एक ले लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए एक फुटबॉल का। आपने फुटबॉल देखी है तो फुटबॉल में देखिए अंदर ब्लैडर होता है और आउटर पे क्या होता है? एक रबड़ होती है, मोटी रबड़ होती है, और अंदर वाला जो होता है वो। अब बताइए कि अगर पंचर करना है तो किस में आसानी से पंचर हो जाएगा? ऊपर वाली मोटी लेयर में या नीचे जो पतली लेयर होती है ब्लैडर की उसमें? आसान सी बात है, मतलब ये तो सिंपल सी बात है कि जो नीचे वाली लेयर होती है वो पतली होती है, उसमें छेद हो सकता है, बट ऊपर वाले में ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? अगर मैं बात करूं उसकी तो अब छोड़ दीजिए, बस उतना समझने के लिए था। अब मैं वापस आता हूं पोलन ग्रेन के ऊपर। तो जो आउटर लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है, वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा, कैरेक्टर है स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन विच withstand हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई। आज तक कोई भी इंजाइम हमें नहीं मिला अर्थ पे जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे। ठीक है, तो जो स्पोरोपोलेन है वो जब आप फुटबॉल देखते हैं तो फुटबॉल में आप देखेंगे एक जगह हवा भरने वाला होता है। तो सेम टू सेम पोलन ग्रेन में भी एक जगह ऐसी हवा भरने वाला छेद होता है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे क्या नहीं होता? स्पोरोपोलेनिन वहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पे जो पोलन, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग जर्म पोर। तो कोई बोल दे कि जो जो आपका ये है पोलन ग्रेन है उस पर एक जगह पोलन ग्रेन जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, उस पार्ट का नाम बताइए, तो आप सीधे सीधे क्या बोल देंगे? जर्म पोर। जर्म पोर पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। Pollen grain are well preserved as fossil because of the presence of sporopollen. फॉसल्स की तरह हम लोग सेव करके रख सकते हैं किसको? पोलन ग्रेन को। क्यों? सिर्फ इसके डिपोजिशन की वजह से। किसकी डिपोजिशन की वजह से? स्पोरुलेन के डिपोजिशन की वजह से। तो ये बहुत हार्ड लेयर है। तो अंदर वाली लेयर की बात कर लेते हैं। तो जो पोलन ग्रेन होता है, जो उसका इनर साइड होता है, इनर लेयर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटाइन। इंटाइन जो होता है कंटिन्यूस लेयर है। और याद रखिएगा स्टार पॉइंट, ये बना किससे होता है? सेलुलोज एंड पैक्टिन से बना होता है। जो एक्साइन था वो बना था आपका स्पोरोपोलेनिन से। और जो आपका इंटाइन है, अंदर वाली लेयर है, वो आपकी किससे बनी है? वो आपकी बनी है सेलुलोज और पैक्टिन से। ओके, तो जो साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। When the pollen grain is matured, it contain 2 cells. जब पोलन ग्रेन मेच्योर होता है तब उसके अंदर 2 सेल्स होती है, एक होती है वेजिटेटिव, दूसरी होती है जनरेटिव। जब एक पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है तो उसमें 2 सेल्स पाई जाती हैं, एक सेल होती है वेजिटेटिव सेल, दूसरी होती है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल हरदम ही बड़ी होती है, उसके पास जो होता है अबंडेंट फूड मटेरियल होता है, फूड रिजर्व जो होता है उसके पास ज़्यादा होता है।
ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है प्लस इरेगुलर होता है, मतलब कोई सिमेट्रिक शेप साइज का नहीं होता है, इरेगुलर शेप का होता है। क्या, उसका न्यूक्लियस बड़ा होता है। और जो दूसरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं, जेनरेटिव सेल। ये स्मॉल होता है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, किसकी साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और इट इज स्पिंडल शेप। क्या होता है, ये इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किस तरह का होता है, स्पिंडल शेप होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया किसका, वेजिटेटिव वाले का बताया, तो वेजिटेटिव का क्या होता है, बड़ा होता है, इरेगुलर होता है। पर अगर हम जनरेटिव की बात किए तो ये स्पिंडल शेप होता है प्लस डेंस साइटोप्लाज्म होता है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, अगर 60% एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो उनका जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज पे शेड कर जाता है, मतलब इसी स्टेज पे शेड कर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। और जो बची हुई है उनके में 3 सेल स्टेज तक जाता है। तो 3 सेल स्टेज क्या होता है, द जनरेटिव सेल जो है वो 2 मेल गैमेट में डेवलप हो जाता है। तो एक वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, 2 मेल गैमेट बन जाता है। तो टोटल ये कितने सेल स्ट्रक्चर हो गया, 3 सेल स्ट्रक्चर हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कॉजेस सीवियर एलर्जी। पोलन ग्रेन के जो स्पीशीज हैं वो सीवियर एलर्जी कॉज करते हैं एंड ब्रोंकियल अफेक्शन, और ब्रोंकियल अफेक्शन क्रॉस करते हैं, मतलब एलर्जी हो जाएगी, अस्थमा की प्रॉब्लम है, अलग अलग डिफरेंट टाइप की क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसीज जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब चीज़ें जो है वो अगर किसी को है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, और जिनको नहीं है हो जाएगा। तो इसका एक बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनियम, या इसका दूसरा नाम बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग कैरेट ग्रास। एक स्टार पॉइंट पर नहीं है, एक ऐसे ही फैक्ट बता दूं, ये जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तब ये वीट के साथ आ गया था इंडिया में। ठीक है, इंपोर्टेड वीट के साथ आ गया था, और उस टाइम पे इसका नाम दूसरे पार्टियों ने या इंडिया में बहुत पॉपुलर कर दिया था, इसका नाम कर दिया था कांग्रेस ग्रास, क्योंकि उस समय जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की थी। ठीक है, तो ये जो है ये इंपोर्टेड वीट के साथ इंडिया में आ गया, और इसके जो पोलन है वो पोलन एलर्जी करते हैं। एक ऐसे ही डिजीज़ का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वो है हे फीवर, वो एम्ब्रोशिया के जो पोलन होते हैं उससे कॉज होता है। अच्छा, ये पोलन जो होते हैं, पोलन ग्रेन, ये न्यूट्रिशन में रिच होते हैं, आपको पता ही है। न्यूसिलस और यहाँ पे जो क्या होता है, टैपेटम होता है, इसको बहुत नरिशमेंट प्रोवाइड किया होता है, बहुत न्यूट्रिनस होता है। ठीक है, तो आजकल वेस्टर्न कल्चर में फैशन हो गया है इसका सप्लीमेंट लेने का। इससे क्या होता है, एथलीट की जो होती है पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, परफॉर्मेंस जो होती है वो बढ़ जाती है। रेस हॉर्स को भी खिलाया जाता है ये। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाती है। when once they are shed, pollen grain had to land on the stigma before they lose the viability and they have bring about what। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि इसको शेड होने से पहले ये पोलन ग्रेन को हमें स्टिग्मा तक पहुंचाना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है इनकी वायबिलिटी होती है, मतलब उतने जब ये बने उतने से लेके जो इनका ड्यूरेशन है उतने के बीच में ही अगर इनका फर्टिलाइजेशन हुआ तो हुआ, नहीं तो ये बेकार। ठीक है, तो वायबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पोलन ग्रेन की। जैसे कि वायबिलिटी की बात करूँ तो जैसे राइस है, वीट है, इनके पोलन ग्रेन की वायबिलिटी जो है वो सिर्फ 30 मिनट्स है, मतलब एक पोलन ग्रेन को निकलने के 30 मिनट के अंदर एक स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना होगा फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन। पर अगर बात की जाए रेसिमोस, लेग्यूमिनेसी, सोलिनेसी, तो इनकी वायबिलिटी जो होती है वो 1 मंथ की होती है, अच्छी खासी बड़ी वायबिलिटी होती है, ये इनको जो है इनकी वायबिलिटी अच्छी होती है। ठीक है, तो जो जैसे कि आपने सुना होगा कि स्पर्म का जो है, सीमन का जो है वो स्टोरेज हो जाता है और उसको बाद में हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह पोलन ग्रेन को भी हम लोग सालों साल प्रिजर्व करके रख सकते हैं। किसमें, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 केल्विन पे। सच स्टोर पोलन जो है वो पोलन बैंक में स्टोर कर दिया जाता है
जैसे कि सीड बैंक होता है, इसी तरह पोलन बैंक भी होता है, और ये क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वो आता है पिस्टल मेगास्पोरेंजियम। मतलब अब यहाँ पे मेल की पार्ट, मेल का टाइम खत्म, अब फीमेल की बात शुरू होगी। ठीक है। एन एम्ब्रियोसैक, जो कार्पेल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसैक, मेगास्पोरोफिल। और वहाँ पे सेपल्स स्टेमिन था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, मेल क्या, मेगास्पोरोफिल्स। तो कार्पेल्स को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल्स, और स्टेमिन को क्या बोलते हैं, फीमेल नहीं, वो मेल में होता है तो उसका क्या नाम होगा, माइक्रोस्पोरोफिलस। पिस्टल माइक्रोस्पोरेंजियम ओवम जो है वो एम्ब्रियोसैक का जो गाइनोशियम होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फ्लावर में। जो गाइनोशियम होते हैं उसके अंदर अगर एक ही पिस्टल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनो कार्पेलरी, और एक से ज़्यादा पिस्टल है उसको तो हम क्या कहेंगे, मल्टी कार्पेलरी। ठीक है। अगर एक से ज़्यादा है तो पिस्टल फ्यूज होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिनकार्पस, और अगर फ्री होंगे तो हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। ये किसमें, क्या नाम है, कार्पेलरी में ही होता है, यूनिकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी में नहीं होता, मल्टी कार्पेलरी पे होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सिनकार्पस या एपोकार्पस कंडीशन हो सकती है। सिनकार्पस में पिस्टल जो होते हैं वो फ्रीज होते हैं, मैं फ्रीज बोल रहा हूँ, फ्यूज होते हैं, और एपोकार्पस में फ्री होते हैं। ईच स्टिग्मा हैज़ 3 पार्ट, एक स्टिग्मा के 3 पार्ट होते हैं। एक जो पिस्टल होता है, एक पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, वो बेस बनाता है जहाँ पे दूसरा जो कहीं से पोलन ग्रेन आया होता है वो वहाँ पे लैंड करता है। ठीक है। इसके बाद आता है स्टाइल जो होता है वो जो एक पतली सी रस्सी जैसी लग रही थी जिसपे ये अटैच्ड है, जो उसको ओवरी तक लेके आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल। और ओवरी तो आप जानते हैं। स्टिग्मा जो है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये पता ही था आपको, और जो ओवरी है वो क्या है, यहीं पे डेवलपमेंट होता है। ठीक है। ओवम यहीं पे रिलीज होते हैं, यहीं पे मेल गैमेट आता है, यहाँ पे फ्यूजन होता है। ठीक है। तो ओवरी को ओवरियन कैविटी में होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्यू बोलते हैं। प्लासेंटा जो है वो इनसाइड ओवरियन कैविटी है, जो प्लासेंटा होता है वो ओवरियन कैविटी में ही है। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू हैव स्टडीड इन। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उसको याद कर लीजिए। मल्टी कार्पेरी सिनकार्पस पेपेवर और हिबिस्कस का एग्जांपल है। मल्टी कार्पेरी एपोकार्पस माइकेलिया और रोज और लोटस का एग्जांपल है। ठीक है। एनसीईआरटी वाले एग्जांपल को जो है बाय हार्ट याद कर लीजिएगा और इसको दिमाग में रख लीजिएगा जो मैंने बाहर से लिखे। क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि जो प्लेसेंटा होता है वो मेगास्पोरेंजिया होता है। ठीक है। इसको हम लोग कॉमनली क्या कह सकते हैं, ओव्यूल्स कह सकते हैं। The number of ovules in an ovary may or may not एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। एक की बात करें तो वीट हो गया, मैंगो हो गया, पैडी हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है, एक ही ओवरी आता है। पर एक से ज़्यादा ओवरी की बात करें तो पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड, इसके अंदर एक से ज़्यादा क्या होते हैं, एक से ज़्यादा क्या होते हैं, बताइए जल्दी से। एक से ज़्यादा क्या होते हैं इसके अंदर, एक से ज़्यादा होते हैं इसके अंदर क्या, ओव्यूल्स। अगर एक ओव्यूल है तो वो हो जाएगा आपका किस में आ जाएगा, वीट, पैडी, मैंगोज में, और एक से ज़्यादा है तो पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड में। इसके बाद क्या आता है, मेगास्पोरेंजियम। तो अब यहाँ पे हमने क्या बात किया था, माइक्रोस्पोरेंजियम जो क्या था, मेल का पार्ट था। यहाँ पे क्या आ गया, मेगास्पोरेंजियम, ये किसका पार्ट है, ये फीमेल का पार्ट है। आप फेमिलियर होंगे टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल से। The ovule is a small structure attached to the placenta by the stalk called funicle. फ्यूनिकल से अटैच होता है कौन, जो प्लासेंटा है वो ओवरी के बेस से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन हीलियम। और जहाँ बॉडी और क्या हो, फ्यूनिकल मैच कर रहे हो, टच कर रहे हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, IRMS बोलते हैं।
ईच ओवरी हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। एक ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट इन सर्कल द न्यूसिलस एक्सेप्ट एट द टिप ऑफ वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। इंटेग्यूमेंट एक जगह छोटी सी जगह को छोड़ देता है जहाँ पे माइक्रोपाइल होता है। माइक्रोपाइल के अपोजिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं चले जा। ठीक है, चले जा। देखो माइक्रोपोल से दूर चले जा, माइक्रोपाइल से दूर चले जा, मतलब ये क्या, अपोजिट पोल पे, माइक्रोपाइल से अपोजिट पोल पे। इसका नाम क्या है, चले जा। रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, जो चेलेजा है वो क्या, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है, फ्यूनिकल, हीलियम, इंटेग्यूमेंट, माइक्रोपाइल और चलेजा वाला जो है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं कि जो ये इंटेग्यूमेंट के अंदर जो मास ऑफ सेल है इसको हम लोग न्यूसिलस बोलते हैं। सेल ऑफ न्यूसिलस हैव एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। तो जो क्या नाम है, इंटेग्यूमेंट है उसके अंदर सेल्स हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूसिलस। और न्यूसिलस क्या होता है, सेल ऑफ न्यूसिलस हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। ओके, इसके बाद जो है लोकेटेड ऑन द एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो गैमेटोफाइट। लोकेटेड ऑन द एम्ब्रियो sac or embryo gametophyte. An ovule generally has a single ovary sac, often from a megaspore. Megaspore मतलब फीमेल का पार्ट। Macrosporogenesis, the process of formation of microspore from microspore mother cell is known as microsporogenesis. Microspore से जो formation of microspore mother cell से माइक्रोस्पोर बनने को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, MMC। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट इन अ सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, एट द माइक्रोपाइल लीजन। ये देखिए, ये वाला डायग्राम जो है जिसके अंदर माइक्रोपाइल, न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट, मेगास्पोर मदर सेल दिखाया हुआ है। अब इसके अंदर जो है वो मेगास्पोर डायाड बन जाता है, न्यूसिलस और माइक्रोपाइलेंट और ये क्या बन गया, मेगास्पोर टेट्राड। तो ये जो तीन, ये वाला डायग्राम जो है, ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये जो तीन चीज़ है ये क्या है, सिनर्जिड है। इसमें से 2 सिनर्जिड है और एक क्या है, एग है। बीच में सेंट्रल सेल्स है, ठीक है, इसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई। पाथवे जो है वो अंडर रूट, सॉरी पाथवे बोलो, ये जो एंटीपोडल्स है ये 3 है। टोटल कितने, 3 है। एंटीपोडल्स 3 है। सिनर्जिड्स कितने हैं, 3 है। सिनर्जिड्स 2 हैं, एक एग है। टोटल 3 होते हैं एंट्री पे, 2 होते हैं सिनर्जिड्स। ये देखिए इस वाले डायग्राम को देख लीजिए, 2 होते हैं सिनर्जिड्स और एक होता है एग। सेंटर में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ये सेंटर में सेल होते हैं, 2 सेल होते हैं। और जो माइक्रोपाइल के अपोजिट चैलेजल एंड पे होते हैं एंटीपोडल्स। ठीक है, यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है जो गाइड करता है, गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है कौन, पोलन ग्रेन, पोलन को, सबकी एंट्री को गाइड कौन करता है, फिलीफॉर्म apparatus। न्यूसिलस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मेगास्पोर। न्यूसिलस जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, मेगास्पोर को। इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। द MMC अंडरगो माइटोटिक डिवीजन बाय द प्रोडक्शन ऑफ द मेगास्पोर। फीमेल गैमेटोफाइट इन द मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वन ऑफ द मेगास्पोर इज़ फंक्शनल। जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर एक जो होता है मेगास्पोर वो फंक्शनल होता है, वेदर जो और होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर W जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही आगे जाके क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। द मेथड ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मेगास्पोरोफिल डेवलपमेंट। What will be the ploidy of the cell of the nucleus? न्यूसिलस का होता है क्या, 3 ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर, ये सब अभी हम निकालेंगे। अगर हम बात करें एम्ब्रियो सैक की थोड़े मोर डिटेल्स में, तो न्यूसिलस का जो फंक्शन होता है वो मेगास्पोर की डिवीज़न, माइटोटिक डिवीज़न में हेल्प करना होता है, उसको अपोजिट पोल पे पहुंचाना होता है। फ्रॉम द 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, अगर 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक की बात की जाए तो 2 मोर सीक्वेंस माइटोटिक डिवीज़न रिजल्ट इन द फॉर्मेशन। रिजल्ट आने में इसके बीच के सारे क्या हो जाएंगे, वेट्स आ जाएंगे। ठीक है, इट इज ऑफ इंटरेस्ट
or to note that their mitotic division are strictly free nuclear. That is, nuclear division are not immediately. जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है इनके अंदर वो इमिडिएटली नहीं होता. आफ्टर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज द सेल वॉल हैज लेट डाउन लीडिंग टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और embryo sac. Observers the distribution of cell inside the embryo sac, figure 2.8 BC. 6 of the height of the nuclei are arranged by the cell wall and organized into cell. रिमेनिंग जो है न्यूक्लियाई है पोलर न्यूक्लियाई बनता है जिसके सेंटर. ये जो मैंने पूरी चीज़ बता रहा हूँ यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, कितने कितने सेल्स बनते हैं, 2 होते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 में से 3 इधर चले जाते हैं और ऊपर 3 चले जाते हैं, जो बचे हुए हों सेंट्रल सेल में आ जाते हैं. सेंट्रल सेल जाके पोलर न्यूक्लियाई बना देता है और नीचे रह गए 2 होते हैं सिनर्जिड और ये होता है एक्सल. ऊपर वाले तीनों एंटीपोडल थे, वो एंटीपोडल ही है. ठीक है. द सेल इज ग्रुप टुगेदर बाय एट द माइक्रो. द सेल 3 cells are grouped together at a micropylar end. माइक्रोपाइलर एंड पे जो है सारे मैच करेंगे. ठीक है, सारे जो है एग apparatus होने चाहिए. एग apparatus in turns consist of 2 synergids and 1 egg cell. जो एग apparatus है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और synergids और 2 synergids और 1 egg बन जाएगा. The synergid have special cellular thickening at the micropylar tip or the filiform apparatus, which play an important role in gluing the pollen tube into the synergid. 3 cells are not chalazial and called as antipodal. The large central cell, as mentioned, either two polar nuclei. The typical angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleated 7 cell. यहाँ पूरी गाथा में ये इंपॉर्टेंट बहुत था कि टोटल 3 माइटोसिस के बाद 8 न्यूक्लिएटेड 7 स्ट्रक्चर बनता है. कैसे बनता है मैं गिनाता हूँ. देखिए गिनिए, अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे वो गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8. फिर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 क्या हो गए, न्यूक्लिएटेड हो गए. 8 न्यूक्लियस अभी मैंने गिने. इसके बाद क्या आता है फिजिकल 1 2 3 3 3 6. ठीक है, 7. टोटल कितने हो गए, 7 हो गए. 7 सेल्ड होते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है पॉलिनेशन. वो मैं जो है अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूँगा. थैंक यू.